हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत आप सभी का आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो आइए देखते हैं किस तरह के सवाल इस प्रैक्टिस सेट में हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल में पूछा गया है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रही हो तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः कितने होंगे। यानी कि आपसे पूछा गया है कि लीनियर मोमेंटम कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जो मास है ऑब्जेक्ट का वो आपको दिया गया है कितना, 10 किलोग्राम, 10 केजी आपको जो है मास दिया गया है। और ये कहा गया है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका, 10 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम को हिंदी में रेखीय संवेग कहा जाता है। सो P इज़ इक्वल टू mv यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मास कितना आपका 10 और v कितना आपका 10, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी K इज़ इक्वल टू होता है P²/2m। तो ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो मोमेंटम आपको कितना दिया गया है, मोमेंटम आपको 100, तो ये 100 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, 100 × 100 और डिवाइडेड बाय 2m। और m कितना है आपका 10 है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यह आएगा आपका 500 जूल। तो सही आंसर देखिए ज़रा क्या है। तो मोमेंटम निकला आपका 100, इसको न्यूटन सेकंड भी कहा जा सकता है, और ये निकला आपका 500। सो आंसर आ जाएगा आपका 100 एंड 500 जूल, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रतिरोध और धारिता संयोजन वाला एक विद्युत परिपथ नीचे दिखाया गया है। आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे हैं, और आपसे बोला गया है कि बताइए करंट कितना फ्लो होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जहां कैपेसिटर लगा हो जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को आप नेग्लिजिबल मान लीजिए। क्यों? क्योंकि लिख लीजिए कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, है ना। यानी कि ये याद रखिएगा, संधारित्र जो है, संधारित्र, ठीक है, डीसी धारा को, डीसी को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध करने का मतलब दोस्तों यहाँ क्या है कि उसको ब्लॉक कर देता है, जाने नहीं देता है। तो ऊपर की दोस्तों ब्रांच आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। तो रेजिस्टेंस देखेंगे, ये 10 और ये वाला जो 10 है वो सीरीज़ में होंगे सॉरी। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया आपका वो सीरीज़ में है, तो 10 + 10 आप इसको 20 कर लीजिए। और अब आपको I = लगाना है यहाँ पर V/R। तो वोल्टेज देखिए, बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है, 10 दिया है, और रेजिस्टेंस आपका 20 है। तो यानी कि 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पर होगी। तो सही जवाब होगा आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन, 0.5 एम्पियर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन, ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों पिच जो होती है वो साउंड की श्रिलनेस को बताता है। किसको बताता है? श्रिलनेस को बताता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं तीक्ष्णता, ठीक है, तीक्ष्ण आवाज़। जैसे महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी तीखी होती है, और पुरुष की आवाज़ जो है थोड़ी सी जो है मोटी होती है। तो जो पुरुष की आवाज़ थोड़ी सी मोटी है, इसका मतलब उसकी जो पिच है वो लो है, और महिला की जो आवाज़ होती है उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है। जो पिच का रिलेशन है दोस्तों, है ना, पिच का जो रिलेशन है वो जो है फ्रीक्वेंसी के साथ है, ठीक है। पिच का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। जैसे मच्छर का भिनभिनाना, मच्छर की आवाज़ तो आपने सुनी होगी। तो मच्छर का जो भिनभिनाना है वो चुभता है, कान में चुभता है, यानी कि उसकी जो है जो पिच है वो हाई पिच है। तो यानी कि कुल मिला के अगर आपसे कभी पूछा जाए पिच का संबंध किससे है, तो पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है। तो मेज़रमेंट करनी है आपको किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। और इलेक्ट्रिक करंट की मेज़रमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं उसे, हमें अमीटर कहते हैं,
तो ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक L लंबाई और D व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध R है, उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास 2 गुना हो जाए, यानी कि जिसका जो डायमीटर है डबल है। दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो किसी भी चीज़ का जो रेजिस्टेंस होता है वो R = रो L/A होता है। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। दोस्तों जब आप डायामीटर को डबल करेंगे, डायामीटर को जैसे ही आपने डबल किया तो दोस्तों जो एरिया है वो एरिया भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया होता है πr²। क्योंकि आपने डायमीटर को डबल किया तो यानी कि रेडियस भी डबल हो गई, तो रेडियस डबल हो गई तो एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 होगा। तो यानी कि सही जवाब होगा आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन, ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है कि कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल। देखिए अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये बात याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, वो g की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपसे पूछा गया कि इसके लिए क्या नियत रहेगा, तो आंसर होगा इसका त्वरण। इसका त्वरण यानी कि इसका एक्सेलरेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ थोड़ा सा खांसी हो रही तो इग्नोर कीजिएगा उस बात को। क्या कह रहा है, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है, तो उत्तल लेंस बना लेते हैं इस तरह से, और कह रहा है कि उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है, तो इसके फोकस पर कोई वस्तु रखी है, तो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब जाहिर सी बात है जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके से जो है रे डायग्राम बनेगा, तो फाइनल इमेज कहाँ जाएगी, टू इन्फिनिटी जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा, अनंत पर बनेगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के द्वारक यानी कि अपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ करेक्ट। कह रहा है कि इसकी वक्रता, कह रहा है कि यह इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, यह इसकी फोकस दूरी के बराबर होता है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र होता है। देखिए अपर्चर किस चीज़ को कहते हैं, अपर्चर कहते हैं हम लोग, ये अपर्चर कहते हैं हम लोग जो है उस सरफेस को जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अपर्चर है, अगर मैं दोनों किनारों को मिला दूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दोनों किनारों को मिला दूँ तो वो कहाँ पर जाकर जो है मिल रहे हैं। तो ये जो बीच की जो लाइन मैंने यहाँ बनाई है ना, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो ये वक्रता त्रिज्या के बराबर तो नहीं होता है, ठीक है, और फोकस दूरी के बराबर भी नहीं होता है। डी ऑप्शन है कि इसकी फोकस ना आधे के बराबर भी नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका वक्रता त्रिज्या से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों भगवान का एक अनमोल तोहफा है, कहेंगे खुदा का एक गिफ्ट है हमारे लिए, कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो इस तरीके से वेरी करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो 0 से जब आप 4 डिग्री, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप पानी को गर्म करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, और 4 डिग्री के बाद क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। इसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का विचित्र व्यवहार या असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो डेंसिटी क्या होती है, 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर इंक्रीज़ होती है। तो सही आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर गुरुत्व त्वरण किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए अगर आप जी की बात कर रहे हैं तो जी इज इक्वल टू होता है Gm/r²। यहाँ कैपिटल एम क्या है, यहाँ कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ये जो है ग्रह का घन द्रव्यमान है,
और आर को हम लोग कहते हैं क्या, आर को हम कहते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये प्लैनेट की रेडियस है दोस्तों। तो अब आपसे पूछा गया कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है, केवल इसके द्रव्यमान पर, केवल इसकी त्रिज्या पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। तो सही आंसर होगा आपका सी। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 हो। देखिए एम के बारे में बार बार आपको ये सिखाया जाता है कि जो एम का जो साइन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन बताता है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। और ये 2 1 से बड़ा है तो यानी कि लार्ज होगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी होती हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। तो आंसर आएगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज होगा। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव के लिए हम क्या कहते हैं, नेगेटिव के लिए कहते हैं इमेज हमारी रियल होती, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी होती हैं। तो रियल इन्वर्टेड लार्ज आंसर आ जाता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल पूछा गया है कि कक्ष तापमान पर चांदी नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सीक्वेंस क्या होगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, ग्लास की होगी, क्योंकि वो बहुत कंडक्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद नाइक्रोम की होगी और फिर क्या होगी, सिल्वर की। तो सही आंसर होगा सिल्वर सबसे ज़्यादा जो है अच्छी कंडक्टिविटी रखता है। फिर आप बोलेंगे सर चांदी के तार क्यों नहीं बनाते। अरे भैया चोर वोर आ जाएंगे, तार उखाड़ के ले जाएंगे और महंगा भी पड़ता है। चोर की बात दोबारा है, दूसरी है, लेकिन महंगा पड़ता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। निक्रोम क्या है, एक एलॉय है, मिश्र धातु है। इसमें निकल, क्रोमियम और मैग्नीज जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से गीजर के अंदर जो कॉयल लगी होती है, हीटर के अंदर लगी होती है, इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर लगी होती है, तो सब के सब निक्रोम के ही बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। देखिए जब शॉर्ट सर्किट की बात जब होती है, शॉर्ट सर्किट, तो जब बात होती है शॉर्ट सर्किट की, तो उस समय क्या होता है, करंट जो है अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। करंट इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। अब मान लो आगे हमने पंखा वंखा लगा रखा, लेकिन बीच में ही तारें चिपक गई तो सर्किट छोटा हो गया। सर्किट के छोटा होने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, और रेजिस्टेंस के कम होने से करंट का मान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आग लगने का खतरा भी वहाँ पर पनप जाता है। तो आंसर आएगा इंक्रीजेज हैविली, यानी कि अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सॉरी। तो आपको बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए मोटर के बारे में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपने चक्की देखी होगी या फिर आपके घर में जो है पंखा होगा, तो वो पंखा कर क्या रहा है, वो पंखा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। अगला कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात बिल्कुल ठीक है कि भाई ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है। सी ऑप्शन बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉयल कैरिंग अ करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉयल। तो एक लॉन्ग सर्कुलर कॉयल ये बना देते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ करंट है। तो कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा होता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगला कह रहा है कि अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज़ यूजुअली द लाइव वायर। ये बात गलत है। आपके घर में जो हरी तार है ना, वो अर्थ वाली तार होती है, ठीक है, भू संपर्क तार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। लाइव वायर तो लाल रंग की होती है। तो ये बात आपको बतानी थी कि कौन सी बात गलत थी, तो डी ऑप्शन गलत पाया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़का जो है 200 मीटर व्यास के किसी वृत्तीय पथ पर 30 सेकंड में 30 चक्कर जो है, एक चक्कर 30 सेकंड में लगाता है, तो 3 मिनट 45 सेकंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। दोस्तों टोटल जो उसने टाइम लिया है, दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, टोटल जो यहाँ टाइम लिया गया है
वो 3 मिनट 45 सेकंड दिया गया है। तो 3 मिनट का मतलब हो गया 3 × 60 और प्लस 45 सेकंड, टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए आप इसे। 3 × 6 = 18, 180 प्लस कितना हो गया 45। तो आप इसको जोड़ लीजिए इसके साथ, तो 5 का 5, 8 और 4 12, ठीक है, और एक 225 सेकंड हो गए दोस्तों। अब देखते हैं कि टोटल कितने चक्कर यहाँ निकल के आते हैं। टोटल साइकिल लिख लेते हैं, अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो 225 और बटे कितने सेकंड में तय करता है, 30 सेकंड में कन्वर्ट तय करता है। तो आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए एक बार। अच्छा, आपका मन है 5 से काटने का तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और बचेगा 2, तो 5 पंजे 25 और 5 छिके 30। अब 45 और 6 आ गया, तो क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई। 6 चंग 36, 6 सते 42, तो इसको काट लेते हैं, 6 सते 42, ठीक है। अब कितना बचा आप देखिए आगे। अब आपको टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल यहाँ पर चाहिए। आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल। तो आप इसको जो है मैं आपको बेसिक तरीके से सिखाता हूँ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। देखो 45 यहाँ लिख लीजिए और 6 यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, आपका मन है तो आप इसको जो है किसी और नंबर से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो 3 × 3 और बचा 1, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। तो 15/2 का मतलब हुआ बच्चों 7.5 चक्कर। 15/2 का मतलब हुआ 7.5 चक्कर। 7.5 चक्कर का मतलब है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और अगर वो बॉडी यहाँ से चली है तो 7 चक्कर पूरे करने के बाद आधा चक्कर जब होगा तो यहाँ पर होगा। मतलब अगर वो ए से चला है तो 7.5 चक्कर तो बी पर पूरे होंगे, 7 चक्कर पूरे और आधा चक्कर। तो उसका जो विस्थापन होगा वो उसके डायामीटर के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। तो व्यास कितना है उसका, 200 मीटर है। तो विस्थापन कितना हो गया 400, ठीक है। अच्छा, व्यास 200 ही दे रखा है तो 200 ही आंसर आ जाएगा। मैंने सोचा त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या अगर दी होती तो उसका डबल कर देते, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको डायमीटर दे रखी है। तो 200 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। दोस्तों अगले सवाल पर चलना होगा और बोला है कि व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन अंकल ने कहा था F = कैपिटल G m1 m2/r² होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। किसी एक का मास तो आपने डबल कर दिया, ठीक है। तो किसी एक का मास आप डबल कर लीजिए, कैपिटल G, ये 2m1 कर लीजिए मान लो, और ये m2। और नीचे क्या बोला है, नीचे बोला है कि जो डिस्टेंस है उनके बीच में उसको भी डबल कर दिया, तो नीचे 4r² आ जाएगा। तो ये वाला जो 2 है इस 4 को 2 बार काट देगा, तो यानी कि नया फोर्स जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर होगा द फोर्स वुड बी हाल्फ, यानी कि जो बल होगा वो आपका आधा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सा सवाल है। बोला गया है कि किसी भूपृष्ठ पर जो भार है वो 9 न्यूटन है। इसका भार क्या होगा जब यह किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा गया हो जिसका गुरुत्व जनित त्वरण क्या हो, 9 गुना हो। तो आपको पता होना चाहिए W = mg होता है, ठीक है। अभी आप इसको 9 माप रहे हैं, तो अब आपसे कह रहा है कि भाई गुरुत्व जनित त्वरण कितना है, 9 गुना है, 9 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा आपका 9g हो जाएगा। तो mg की वैल्यू तो आपको पता है, इंटू 9, mg कितना आपका 9 है, 9 × 9, तो यानी कि कितना हो जाएगा 81, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो उसका जो वेट होगा वो 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। वायुमंडल की जो परतें होती है उनका जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो बदलता रहता है। और इसी वजह से जब लाइट हम तक पहुंचती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती रहती है, तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो सवाल आएगा आपका बी आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करते हैं इसको सॉल्व। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इस लेंस के सामने कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उस वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि अगर ये f है और ये 2f है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं
तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसी साइड बनता है और सेम नेचर का बनता है, तो सॉरी सेम हाइट का बनता है, सेम साइज़ का। तो ये होता है आपका 2f। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का डबल होता है। तो 15 दूनी 30 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 30 इज़ द राइट ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी होंगी। 9th-10th का जो फिज़िक्स है वो आपको रिवाइज़ करना होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में।